नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक वीवो का फ़ोन रिपेयर किया था। उम्मीद है आपने ये दोनों जो पार्ट्स है वो देखे होंगे। उसमें मैंने क्लास के अंदर उसे रिपेयर किया था और आपको पोर्ट्स के बारे में बताया था कि मीडियाटेक के अंदर जो पोर्ट्स आती हैं उनके बारे में जानकारी और अभी क्या हो रहा है और आजकल जो मीडियाटेक की पोर्ट आ रही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वीवो फ़ोन के बारे में। मेरे पास एक फ़ोन आया था Vivo Y73 जो कि अनलॉक टूल से FRP हटाने के बाद डेड हुआ था। आजकल ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टेक्नीशियंस के साथ में ये हुआ है कि जैसे ही वीवो फ़ोन का आपने FRP हटाया, स्पेशली Y73, ये फ़ोन डेड हो जाता है अनलॉक टूल से। अब इसे रिकवर करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले तो पोर्ट। नॉर्मली जब कोई भी फ़ोन डेड होता है तो वो जनरली अपना ब्रूम पोर्ट बना लेता है, बट इसमें जो मीडियाटेक ने अपडेट दिया था जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ब्रूम पोर्ट को परमानेंटली बंद कर दिया है। यानी कि जो MTK USB पोर्ट है वो इसके बाद नहीं बनेगा। सो इस कारण से क्या हुआ, फ़ोन अपना पोर्ट नहीं बनाता और जब फ़ोन डेड होता है तो उसका प्रीलोडर भी वहाँ पर डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में कोई पोर्ट नहीं होता। ऐसे केस में हमें UFS निकाल के काम करना पड़ता है। अब UFS निकाल भी लेंगे, अब मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स भी है, तो भी वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये बॉक्सेस के अंदर मीडियाटेक का राइट बाय वेंडर ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब है जिस तरह से आप कंप्यूटर में फ्लैश फाइल राइट करते हैं स्कैटर वगैरह सेलेक्ट करके, बॉक्सेस के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इन ऑप्शन के ना होने की वजह से आपको एक डंप की ज़रूरत पड़ती है, एक वर्किंग डंप की, जो कि एक चालू मोबाइल से लेना पड़ता है। और हर बार आपको ये डंप नहीं मिलने वाला या मिलते नहीं है, ज़्यादातर प्रीमियम साइट पे होते हैं, हमें ख़रीदने पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बात पे है कि किस तरह से आप इन फ़ोन्स को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से डेड फ़ोन को डायग्नोसिस किया जाता है, किस तरह से उनका बूट लोडर तैयार किया जाता है। इस गाइड के अंदर हम जो फ़ोन रिपेयर करेंगे इसके अंदर मैंने कोई डंप इस्तेमाल नहीं किया है, सारा काम आपके फर्मवेयर से होता है। ये जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस आने वाले सारे MTK UFS में काम में आएगा। इसके बाद अगर आप इस ट्यूटोरियल को ध्यान से समझ लेते हैं तो इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी भी डंप की। आप सारा काम बाय पोर्ट कर लेंगे। फ़ोन को रिकवर कैसे किया जाता है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस फ़ोन को रिपेयर किया जाता है। नमस्कार। देखिए, आज मेरे पास एक वीवो का फ़ोन है। ये वीवो का एक मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन है। इसका मॉडल है Vivo Y73। फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम है, ये फ़ोन डेड है, ये डेड कंडीशन में है। कस्टमर का कहना है कि अनलॉक टूल से FRP निकालने के बाद ये फ़ोन डेड हुआ है। उसने जस्ट अनलॉक टूल से प्रीलोडर पोर्ट में FRP रीसेट किया और फ़ोन डेड हो गया। तो सबसे पहले इस फ़ोन को हम DC पावर सप्लाई से चेक करेंगे। इसके लिए मैं इस फ़ोन को खोल देता हूँ। याद रखिए, ये जो फ़ोन है अनलॉक टूल से FRP निकालने के बाद डेड हुआ है। इसके बाद ये फ़ोन कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है, जो कि नॉर्मली FRP हटाने के बाद मोबाइल का बूट लोडर या GPT डैमेज हो जाए तो फ़ोन ऑटो MTK ब्रूम पोर्ट जो होता है वो बना लेता है, ब्रूम कनेक्शन बना लेता है, जिसे हम बाद में फ्लैशिंग से ठीक कर लेते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ब्रूम पोर्ट परमानेंटली बंद कर दिया है, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये फ़ोन कैसे डेड हुआ है। अब इस यूज़र ने हमें बताया फ़ोन कैसे डेड हुआ है। अगर ये फ़ोन ऐसे ही हमारे पास आ जाता जिसकी कोई हिस्ट्री हमें पता नहीं है तो इसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये पोर्ट बंद किया हुआ है। देखिए, मोबाइल मैंने खोल दिया है। अब हम इसमें DC पावर सप्लाई लगाएंगे और चेक करेंगे ये कितना करंट कंजम्पशन कर रहा है। तो स्क्रीन पर आप DC देख सकते हैं। इसके बाद फ़ोन में हम DC अटैच करेंगे। ज़्यादातर वीवो में कनेक्टर्स उल्टे होते हैं। देखिए, कनेक्ट हो गया। अब हम पावर स्विच प्रेस करेंगे। रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे ही मैं पावर स्विच दबा रहा हूँ ये 0.077 एम्पेयर करंट ले रहा है। स्विच छोड़ने के बाद ये उसी अमाउंट पर रुक जा रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। DC लगाने के बाद जैसे ही मैं पावर स्विच प्रेस करता हूँ ये 0.77 एम्पेयर करंट लेता है और बटन छोड़ने के बाद ये वहीं पे स्टक हो जाता है। मीडियाटेक में बूट लोडर ना होने पे या GPT ना होने पे आप ज़्यादातर देखेंगे रिटर्न आते हैं, ये 0 पे रिटर्न आ जाते हैं। बट जो नए MTK फ़ोन है, MTK 6765 के आगे
तो उन प्रोसेसर में ये रुक जाता है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये करंट पे स्टक भी हो जाता है। ये आपका पहला क्लू हुआ जो आपको सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाता है। इसके बाद हम इसका चार्जिंग कंजम्पशन चेक करेंगे, चार्जिंग ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग करते समय। स्क्रीन पर आप चार्जर देख सकते हैं। एक बार हम इसमें चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे ये कितना करंट लेता है। देखिए ये 0.7 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि लगभग 0.6 या 7। जो नॉर्मली आप देखते हैं कोई फ़ोन सॉफ्टवेयर में डेड हो जाए तो ये आधा एम्पेयर के आसपास करंट लेता ही है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए एक बार हम इसके UFS और CPU को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा CPU है और कौन सा UFS है। तो 2 क्लूज़ हमारे पास इस तरह आ जाएंगे कि ये करंट पर स्टक होता है, जैसे हमारे कॉलकम फ़ोन होते हैं बिल्कुल उसी तरह। दूसरा क्लू हमारे पास आ गया है 0.6 या 0.7 ये चार्जिंग ले रहा है, जो कि ज़्यादातर बूट लोडर ख़राब होने पर होता है। तीसरा जो स्टेप है वो हम नहीं कर पाएंगे। तीसरा स्टेप में हम पोर्ट चेक करते हैं। देखिए बोर्ड आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में बोर्ड है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई ISP या UFS का काम नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा था, जस्ट FRP हटाई और ये फ़ोन डेड हो गया, इसलिए बोर्ड फ्रेश कंडीशन में है। तो एक बार हम इसकी ये शील्ड हटा देते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर कौन सा CPU है और कौन सा UFS है। आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं इनके सर्किट बोर्ड्स, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर ये शील्ड निकालते समय लेयर डैमेज हो जाना या मास्क डैमेज हो जाना, इस तरह की कंडीशन आती है। तो ज़्यादातर हमें इसकी प्रैक्टिस रखनी होती है कि आप किस तरह से शील्ड को निकालेंगे। मैं यहाँ पे कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसे हीट करके निकाल सकते हैं। देखिए UFS आप देख सकते हैं, ये एक सैमसंग का UFS है। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं KM8V9001JM। ये एक UFS चिप है। एक बार हम इसका CPU देख लेते हैं, CPU इसके अंदर कौन सा है। तो मीडियाटेक के अंदर जो UFS बेस्ड फ़ोन है, ज़्यादातर इसमें 6785 ज़्यादातर देखा गया है। देखिए CPU आप देख सकते हैं, इसके अंदर 6785 CPU का इस्तेमाल हुआ है, 6785, जो कि एक 4G बेस प्रोसेसर है। इसको ठीक करने के लिए हमें UFS निकालना पड़ेगा। चलिए UFS को निकाल लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं UFS को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और क्लीन भी कर दिया है। इस UFS को हम EasyJet टैग बॉक्स में लगाएंगे और चेक करेंगे UFS की कंडीशन क्या है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ EasyJet टैग प्लस। चलिए इसे सॉकेट में लगाते हैं। तो देखिए UFS को हमने सेट कर दिया। अब हम इसके कैप को बंद करेंगे। चलिए EasyJet टैग प्लस के साथ UFS चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ eMMC Plus 2.02। चलिए टूल ओपन हो चुका है। एक बार हम सेटिंग्स चेंज करके UFS सॉकेट सेट करेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए UFS डिटेक्ट हो चुका है। एक बार इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं UFS की इन्फॉर्मेशन। UFS का मैन्युफैक्चरर है सैमसंग। UFS का प्रोडक्ट नेम आप देख सकते हैं जो बाहर से लिखा होता है KM8V9001JM। तो UFS में eMMC की तरह प्रोडक्ट नेम और पार्ट नंबर नहीं होते। इसमें जो बाहर होता है वही अंदर होता है, मतलब प्रोडक्ट नेम और पार्ट नंबर एक जैसे होते हैं। इसके बाद आप UFS का जनरेशन देख सकते हैं। इसका जनरेशन है UFS वर्जन 2.2। इसके बाद OEM ID सैमसंग और सीरियल नंबर। नीचे आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ LUs। तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 लॉजिकल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ 3 लॉजिकल यूनिट यूज़ किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट ऑफ मीडियाटेक फ़ोन 3 ही यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ WLUs यानी कि जो वेल नोन लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि RPM भी, ये इसके अंदर एक RPM भी है और रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल है। तो इसके अंदर के जो लॉजिकल यूनिट्स है हम चाहे तो इनको बना सकते हैं या मिटा सकते हैं या लॉजिकल यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। नीचे आप RPM भी काउंटर देख सकते हैं। RPM भी काउंटर है 2445, यानी RPM भी क्लीन नहीं है, इसका काउंटर वैल्यू है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं UFS लॉजिकल यूनिट 0 मेन बूट A कैपेसिटी 4 MB। नीचे UFS लॉजिकल यूनिट 1 बूट B कैपेसिटी 4 MB और UFS लॉजिकल यूनिट 2 कैपेसिटी। तो UFS अगर मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन में आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 ही लॉजिकल यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि लॉजिकल यूनिट 0 और लॉजिकल यूनिट 1 ये बूट 1 और बूट 2 का काम करते हैं। और जो मेन बूट होता है ये चेंज होता रहता है, जैसे फ़ोन में अपडेट आएगा उस तरह से वो बूट A या बूट B होता रहता है। तो यहाँ पर मोस्टली आप मेन बूट A देखेंगे। तो ये जो यूनिट्स है ये अपनी जगह सही है। 3 लॉजिकल यूनिट जिसमें से 0 और 1 बूट 2 है और इनकी कैपेसिटी है 4 MB। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं UFS का हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो 0 to 10 और EOL नॉर्मल, यानी eMMC की तरह ही हेल्थ रिपोर्ट है जो कि नॉर्मल है। और नीचे बैकअप सेव। तो UFS के जो भी डिस्क्रिप्टर, एट्रीब्यूट्स और फ्लैग्स होते हैं इनकी ज़रूरी जानकारी एक छोटी सी फाइल में सेव कर दी गई है जो कि config.ini। EasyJet टैग के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेव किया जाता है। अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुली। नीचे एक लाइन आई है स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन फ्रॉम LUN 0, यानी कि लॉजिकल यूनिट 0 के अंदर जो पार्टीशन स्कैन किए जा रहे हैं यहाँ पर GPT हेडर इज़ नॉट फाउंड, यानी इस यूनिट 0 के अंदर कोई GPT टेबल नहीं है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लॉजिकल यूनिट 1 बूट B कोई टेबल नहीं है और यूनिट 2 जिसके अंदर भी कोई टेबल नहीं है, यानी कि GPT हेडर नहीं है। तो मीडियाटेक बेस्ड UFS के अंदर लॉजिकल यूनिट 0 और लॉजिकल यूनिट 1 के अंदर कोई टेबल नहीं होता। इसके अंदर सीधा प्रीलोडर रखा जाता है। जो यूनिट नंबर 2 है ये मीडियाटेक UFS के अंदर यूज़र एरिया होता है। तो यहाँ पर यूनिट 2 के अंदर भी GPT नहीं दिखा रहा है, यानी कि इस UFS का जो एरिया है, यूज़र एरिया, या तो ये अंदर से खाली है या इसके अंदर GPT टेबल है ही नहीं, या अनलॉक टूल ने हो सकता है अनलॉकिंग करते समय इसके पार्टीशन टेबल को उड़ा दिया हो या GPT हेडर को उड़ा दिया हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 0 मेन बूट है, यूनिट 1 बूट बी और यूनिट 2 जो कि यूज़र एरिया होता है मोस्टली, इनकी साइज़ यहाँ पर आ चुकी है। बट अंदर अगर आप देखें यूनिट 2 सबसे बड़ा है 119 GB का। इसके अंदर कोई भी पार्टीशन टेबल नहीं है, यहाँ पर कोई पार्टीशन शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर GPT हेडर जो है वो डैमेज हो या फिर पूरा यूज़र एरिया ही खाली हो। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये UFS पूरी तरह से खाली है या इसके अंदर डेटा है। तो इसके लिए हम यूनिट बाय यूनिट चेक करेंगे हर यूनिट को अंदर से कि इसके अंदर डेटा है या यूनिट खाली है। UEFI बॉक्स के अंदर इसके लिए ब्लैंक चेक फंक्शन आता है जो eMMC के लिए होता है। तो एक बार हम EasyJTAG के अंदर ब्लैंक चेक टेस्ट क्या ये यूनिट अंदर से खाली है या इनके अंदर डेटा है। सो इसके लिए सबसे पहले आएंगे यूनिट 0 में, यूनिट 0 सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस ध्यान से देखिए। इसके बाद हम यूनिट 0 पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में हेक्स वीवर नाम का ऑप्शन दिया गया है, हेक्स वीवर, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सामने आप हेक्स एडिटर देख सकते हैं। तो EasyJTAG का ये जो वर्जन है 2.02, इसके अंदर इंटीग्रेटेड हेक्स एडिटर दिया है, यानी कि आपको बाहर से हेक्स एडिटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन यूनिट्स को एनालाइज कर सकते हैं क्या इनके अंदर डेटा है या नहीं। तो सामने आप यूनिट 0 देख सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज़ है सारी 0 दिखा रहा है। यहाँ पर आप ऑफसेट्स देख सकते हैं, सब 0 है। 0 का मतलब खाली होता है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। एक बार हम थोड़ा नीचे लेकर देखते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। जो कि इसका मेन बूट है यानी कि बूट 1, वो अंदर से पूरी तरह से खाली है। यूनिट 0 या बूट 1 पूरी तरह से खाली है। अब आप समझ गए होंगे ये फ़ोन क्यों डेड हुआ था। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यूनिट 0 होता है वो हेक्स एडिटर में किस तरह से दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे HXD, जो कि एक हेक्स एडिटर आता है, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर मेरे पास कुछ डंप्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 डंप है, F19 का और Note 11 Pro का। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूनिट 0 अंदर से किस तरह से दिखता है। तो नॉर्मली जो एक यूनिट 0 होता है MTK UFS का बूट 1, वो अंदर से कुछ ऐसे दिखता है। और EasyJTAG में आप जो देख रहे हैं वो अंदर से पूरी तरह से खाली है। देखिए पूरी तरह से खाली है। तो चलिए एक बार यूनिट 1 को भी चेक कर लेते हैं। अगर यूनिट 1 में डेटा होगा तो ये हमारे काम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 के अंदर भी डेटा नहीं है, जो कि UFS का बूट 2 है, इसके अंदर भी डेटा नहीं है। एक बार मैं आपको एक नॉर्मल यूनिट 1 भी दिखा देता हूँ। तो देखिए एक नॉर्मल UFS का जो यूनिट 1 होता है वो कुछ इस तरह से होता है और इसका यूनिट 1 आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से खाली है। तो बूट 1 और बूट 2 यानी कि यूनिट 0 और यूनिट 1 अंदर से पूरी तरह से खाली है। अब हम अगला यूनिट चेक करेंगे, यूनिट 2, जो कि यूज़र एरिया। एटलीस्ट ये अंदर से खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी रखी जाती है। तो राइट क्लिक करेंगे हेक्स वीवर। ये आप देख सकते हैं ये भी अंदर से पूरी तरह से खाली है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। तो इसके जो तीनों यूनिट है ये पूरी तरह से अंदर से खाली है, यानी कि कोई टेक्निकल गड़बड़ हुई है जिस कारण इसका पूरा UFS जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। अनलॉक टूल है, FRP निकालते समय FRP की जगह उसने पूरा UFS से खाली कर दिया। तो इसे हम आज रिकवर करेंगे। तो अभी के लिए EasyJTAG में यह ऑप्शन नहीं है कि हम eMMC की तरह राइट बाय वेंडर में वेंडर मीडियाटेक सिलेक्ट करके स्कैटर राइट कर सके। यहाँ पर आपको सिर्फ सैमसंग, क्वालकॉम और LG के लिए ही ऑप्शन दिया गया है। मीडियाटेक के लिए स्कैटर राइट करने के लिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इस कंडीशन में हमें डंप यूज़ करना पड़ता है। डंप किसी ऑन फ़ोन से उसका बैकअप ले करके हम इसमें डाल सकते हैं जिससे ये फ़ोन चालू हो जाए, जो कि लेटेस्ट फ़ोन के जो डंप होते हैं ये जनरली कम ही मिलते हैं। एक बार हम सर्च करके देखते हैं क्या इसका डंप इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जगह डंप अवेलेबल है बट ये पेड है यानी कि फ्री नहीं है। हलपटेक पर भी इसका डंप नहीं है और फर्मवेयर है लेकिन डंप नहीं मिल रहा है।
तो कंडीशन आपने देखा, हमने फ़ोन का DC कंजम्पशन वगैरह चेक किया, इसके बाद हमने UFS निकाल के अंदर से भी चेक किया। ब्लैंक चेक टेस्ट करने के बाद हमें समझ आया कि अनलॉक टूल ने जब इस फ़ोन की FRP हटाई उसके साथ पूरा UFS ही खाली कर दिया। पूरा UFS अगर खाली हो चुका है तो उसमें डेटा राइट कैसे करेंगे? तो जनरली हम यहाँ पर डंप यूज़ करते हैं क्योंकि MTK के अंदर राइटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है फ़िलहाल। EasyJTag में भी UFI में भी UFI में दिया है, मतलब प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर रहे हैं ऑप्शन। तो ऐसे में किस तरह से हम इस डंप को तैयार कर सकते हैं? हर बार आपको वर्किंग डंप मिलेगा ही, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हर बार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो एक मेथड है जिसको मैंने नाम दिया है प्रीलोडर इंजेक्शन मेथड। मतलब जो बूट वन होता है इसके अंदर आप प्रीलोडर को इंजेक्ट करने वाले हैं। नाम शायद आपको अच्छा लगे, प्रीलोडर इंजेक्शन मेथड। इस मेथड को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स इसकी बताना चाहूँगा। दरअसल eMMC में जो बूट वन बूट टू होता है, यानी कि बूट वन बूट टू जिसके अंदर प्रीलोडर रखा जाता है, और UFS के अंदर इन्हीं पार्टीशंस का नाम यूनिट 0 और यूनिट 1 होता है, जिसको UFS के अंदर बूट A बूट B बोला गया है। तो इन दोनों पार्ट में, दोनों चाहे MMC बेस हो चाहे UFS बेस हो, इन दोनों पार्ट में बूट लोडर रखा जाता है। अब जनरली हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, आप फ्लैशिंग प्रोसेस में भी देखते हैं कि आप जैसे ही फ्लैशिंग पे क्लिक करते हैं प्रीलोडर को मोबाइल के अंदर भेज दिया जाता है। अगर आप इसे और अंदर से देखें, जैसे कि स्कैटर ओपन करके, तो वहाँ पर प्रीलोडर फाइल के नीचे रीजन लिखा होता है, जैसे कि eMMC बूट 1 UFS लून 0, इस तरह से उसका रीजन लिखा होता है। तो अगर आप नहीं देखते तो इसे बिल्कुल चेक करिए, इंटरेस्टिंग है। सो ये रीजन में प्रीलोडर रखा जाता है। आप इतना अभी तक जानते हैं, इतना हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, और आप जनरली भी जानते होंगे कि प्रीलोडर को बूट 1 में रखा जाता है। बट ऐसे ही नहीं रखा जाता। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी भी eMMC का या UFS का अगर आप बूट 1 अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर बूट 1 के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रीलोडर हेडर। जी हाँ, प्रीलोडर से पहले कुछ ऑफसेट्स होते हैं जिनको प्रीलोडर हेडर कहा जाता है। बूट 1 की शुरुआत हमेशा प्रीलोडर हेडर से होती है। ये कुछ 4-5 KB के आसपास होता है। प्रीलोडर हेडर के बाद आपका प्रीलोडर स्टार्ट होता है। प्रीलोडर स्टार्ट होके प्रीलोडर जब एंड होता है, प्रीलोडर के एंडिंग के बाद जो डेटा होता है वो खाली होता है। तो इस तरह से बूट 1 का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही आप फ्लैश करते हैं या आप राइट बाय विंडो से राइट करते हैं, टूल क्या करते हैं, टूल बूट 1 के अंदर सबसे पहले हेडर राइट करते हैं और फिर प्रीलोडर को राइट करते हैं। मतलब ये हेडर हर बूट 1 में होता है। तो अगर बहुत से टेक्नीशियन ऐसे भी ट्राई कर रहे थे कि बूट 1 के अंदर डायरेक्टली प्रीलोडर को सिलेक्ट करके राइट कर देना, जो कि काम नहीं करेगा क्योंकि प्रीलोडर स्टार्ट होगा डायरेक्टली 0 से। बट जैसे मैंने बताया, प्रीलोडर का जो हेडर है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले हेडर आता है, फिर जो आपका CPU है वो अपने डिज़ायर्ड ऑफसेट से उस प्रीलोडर को पिकअप कर लेता है। तो यही इसका आइडिया है, किस तरह से आप अपने ही हाथ से बूट 1 बना सकते हैं। आप खुद हेडर भी पेस्ट कर सकते हैं और प्रीलोडर भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा बूट 1 आप बिना किसी बॉक्स के बना सकते हैं। अगर आपने इतना भी कर दिया किसी भी फ़ोन में तो प्रीलोडर पोर्ट बनाने लगेगा, और जैसे ही पोर्ट बनाने लगेगा आपका फ़ोन फ्लैशिंग से ठीक हो सकता है। क्योंकि आजकल जो सिक्योरिटी है प्रीलोडर ऑथ, वो तो ऑलरेडी सपोर्टेड है। तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखें किस तरह से प्रीलोडर से बूट 1 बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बूट 1 को तैयार करते हैं प्रीलोडर की मदद से। सबसे पहले हमें फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करना है। इसका जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया है, देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसके बाद हम हेक्स एडिटर ओपन करेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी हेक्स एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ HXD। हेक्स एडिटर ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें एक यूनिट 0 फाइल चाहिए, किसी भी मीडियाटेक UFS फ़ोन की, यानी कि कोई भी मॉडल हो, हमें बस किसी भी मीडियाटेक का बूट 1 यानी यूनिट 0 चाहिए। तो डेस्कटॉप पर मेरे पास यहाँ पर 2 डंप है, एक Oppo F19 का है और एक Note 11 Pro का है। तो इन दोनों में से कोई भी एक डंप हमें चाहिए यूनिट 0 का। तो देखिए इसके अंदर यूनिट 0 है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यूनिट 0, यूनिट 1 और यूनिट 2 है।
तो इस यूनिट को मैं इस्तेमाल करूँगा जो यूनिट 0 है। आपको यहाँ पर कोई भी डंप चल जाएगा। याद रखिए जो बूट 1 होता है यानी कि यूनिट 0, इसके अंदर का जो प्रीलोडर हेडर होता है ये ऑलमोस्ट सारे मीडियाटेक के अंदर सेम आता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी यूनिट 0 चल जाएगा। अगर आपको एक नॉर्मल यूनिट 0 चाहिए तो ये यूनिट 0 भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको किसी न किसी यूएफएस का डंप तो मिल जाएगा एटलीस्ट। तो आपको बस ऐसा एक यूनिट 0 लेना है। इसका प्रीलोडर हेडर हमें चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस ब्रांड का है किस मॉडल का है, बस हमें एक यूनिट 0 का डंप चाहिए। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नोट 11 प्रो का यूनिट 0। इसे हमें सिंपली ड्रैग करना है HXD के अंदर। चलिए इसे ड्रैग करते हैं। तो देखिए यूनिट 0 को हमने ड्रैग किया। यहाँ पर आप स्टार्टिंग देख सकते हैं। किसी भी यूनिट 0 की स्टार्टिंग UFS बूट से ही होती है। और ये जो YY की तरह आप जो कैरेक्टर देख रहे हैं YY, ये प्रीलोडर हेडर होता है। किसी भी बूट 1 का जो प्रीलोडर हेडर यानी कि जो स्टार्टिंग के ऑफसेट होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं। आप किसी भी बूट 1 को देख लीजिए। देखिए एक बार मैं आपको दूसरा भी यूनिट 0 दिखा देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इसमें भी जो हेडर है क्या वो सेम है। तो देखिए यूनिट 0 और इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको शुरू से दिखा दूँ। देखिए इसकी स्टार्टिंग भी UFS बूट से हो रही है, दोनों की स्टार्टिंग UFS बूट से हो रही है। और अंदर जो डेटा है ये आप YY की तरह कुछ कैरेक्टर्स देख सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ आप लेफ़्ट साइड में FF देख सकते हैं। तो इनका जो हेडर होता है ये सिमिलर होता है सारे UFS के अंदर, और हेडर ख़त्म होने के बाद प्रीलोडर स्टार्ट होता है। सो एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि प्रीलोडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर ये YY ख़त्म होते हैं, YY की तरह जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं, इनके ख़त्म होने के बाद आपको इस तरह से कैरेक्टर दिखेंगे MMM। प्रीलोडर MM से स्टार्ट होता है और ऊपर के जो कैरेक्टर होते हैं इनको प्रीलोडर का हेडर कहा जाता है। प्रीलोडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की जो वैल्यू है UFS बूट से लेकर के ये जो YY कैरेक्टर्स है, ये जो वैल्यू है ये सारे मीडियाटेक UFS बेस्ड फ़ोन में सेम होती है। चलिए एक बार हम दूसरे यूनिट का भी देखते हैं प्रीलोडर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसे हम ड्रैग करेंगे। देखिए UFS बूट, ये जो Y कैरेक्टर्स है या प्रीलोडर हेडर कह सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये प्रीलोडर भी MMM से स्टार्ट हो रहा है। तो देखा आपने दोनों फ़ोन में प्रीलोडर MMM से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर का जो कैरेक्टर है वो दोनों में सेम होता है। तो चलिए आज हम एक बूट 1 को रिबिल्ड करेंगे, एक बूट 1 बनाएंगे मैन्युअली बिना किसी बॉक्स के। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक यूनिट 0 लोड करना है HXD के अंदर। यहाँ पर मैं नोट 11 प्रो का यूनिट 0 यूज़ कर रहा हूँ। इसे ड्रैग करेंगे। स्टेप्स को ध्यान से समझिए। यूनिट ओपन करने के बाद इस यूनिट 0 के सबसे लास्ट कैरेक्टर पे हमें आना है। सबसे लास्ट डॉट आप देख रहे हैं, इसे आपको सिलेक्ट करना है। लास्ट डॉट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है और इसके ऑफसेट को कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक और इसके ऑफसेट को आप करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपको ऊपर आना है। आपको डायरेक्टली वहाँ आना है जहाँ से प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको याद है MM कैरेक्टर्स जो मैंने इससे पहले दिखाए थे MMM, यहाँ पर आपको आना है और M जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वहाँ क्लिक करना है। देखिए आप क्लिक देख सकते हैं जहाँ पर M स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वहाँ पे क्लिक करना है। M के ऊपर सीधा Y है, यानी कि जहाँ से प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उस ऑफसेट पर आना है। इसके बाद आपको एडिट में आना है। ऊपर आप एडिट देख सकते हैं, एडिट ऑप्शन। एडिट में आने के बाद आप सिलेक्ट ब्लॉक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट ब्लॉक, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट ब्लॉक की एक छोटी सी विंडो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको एंड ऑफसेट के अंदर वो ऑफसेट पेस्ट करना है जो हमने अभी कॉपी किया था। अगर आपको याद है हमने लास्ट डॉट का ऑफसेट कॉपी किया था, इसे हमें पेस्ट करना है एंड ऑफसेट में। हमने स्टार्ट टू एंड ऑफसेट पेस्ट कर दिए हैं। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और प्रीलोडर से लेकर के एंड तक का एरिया अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो यह आप देख सकते हैं, इसका जो प्रीलोडर से लेके एंडिंग तक का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर MMM से लेकर के लास्ट तक वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें बस राइट क्लिक करके इन वैल्यूज़ को डिलीट करना है। इन वैल्यूज़ को हम करेंगे डिलीट, यानी कि नोट 11 प्रो का जो यूनिट 0 है उसमें से हम सिर्फ प्रीलोडर हटा रहे हैं, हेडर को हम वैसा ही रखेंगे। जो हर यूनिट 0 की बिगिनिंग होती है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम हमारा जो ओरिजिनल प्रीलोडर है, जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था, उसके अंदर से ओरिजिनल प्रीलोडर इस टूल में ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीलोडर भी MMM से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको 2 फ़ोन का दिखाया, सबका प्रीलोडर MMM से ही स्टार्ट होता है। अब इसे हम राइट क्लिक करेंगे और सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। सो राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल एंड राइट क्लिक, कॉपी। इसके बाद हम आएंगे हमारे यूनिट 0 पर, जहाँ से हमने प्रीलोडर की जो वैल्यूज़ है उनको डिलीट किया था। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप रेड कैरेक्टर में देख सकते हैं हमारा पेस्टेड जो डेटा है वो प्रीलोडर का है। एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं, क्या हमारा बूट 1 बिल्कुल उस तरह से बन चुका है जैसे एक नॉर्मल बूट 1 होता है UFS का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल YY के बाद MMM स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एक नॉर्मल यूनिट 0 यानी बूट 1 में होता है। बिल्कुल उस तरह से हमने इसे बना दिया है। अब हम इसे सेव करेंगे unit0.bin नाम से। सो फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर हम इसे सेव करेंगे unit0.bin और इसे हम सेव कर देंगे। तो डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं यूनिट 0 हमारा सेव हो चुका है। इसकी जो साइज़ है ये 448 KB है। तो यूनिट 0 की साइज़ आप देख सकते हैं 449। अब जो यूनिट 0 हमने बनाया है, हम इसे यूनिट 0 और यूनिट 1 में राइट करेंगे, यानी कि बूट 1 बूट 2। चलिए EasyJet प्लस ओपन करेंगे। यहाँ पर यूनिट 0 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मॉडिफाई किया गया यूनिट 0। इसके बाद यूनिट 1 के अंदर भी हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मॉडिफाई किया हुआ यूनिट 0। तो बूट 1 बूट 2 हमने लोड कर दिया है। अब हम राइट पर क्लिक करेंगे। देखिए बूट लोडर हमारा राइट हो चुका है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं क्या ये सही से राइट हुआ। सो यूनिट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, हेक्स एडिटर। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में FFF कैरेक्टर्स देख सकते हैं और UFS बूट से इसके बिगिनिंग हो रही है, यानी बूट लोडर हमारा राइट हो चुका है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि HXD के अंदर वो कुछ YY कैरेक्टर्स आ रहे थे। तो दरअसल ये हेक्स एडिटर्स का भी डिफरेंस होता है। कुछ हेक्स एडिटर वहाँ पर डॉट डॉट दिखाएंगे, बट लेफ़्ट साइड के जो ऑफसेट है वो आपको FF ही दिखाई देंगे दोनों में। एक बार मैं आपको HXD से भी इनको ओपन करके दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इन दोनों को रीड करेंगे और एक फोल्डर में इसे सेव करेंगे और इसे HXD से ओपन करके देखेंगे ताकि आपको डेटा पहले की तरह दिखाई दे। चलिए तो देखिए यूनिट हमारे सेव हो चुके हैं। तो एक बार HXD ओपन करेंगे, इस फाइल को हम क्लोज करेंगे और जो यूनिट 0 अभी हमने रीड किया है इसे ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमने मॉडिफाई किया था यूनिट 0 और जो हमने राइट किया है यूनिट 0, दोनों का डेटा सेम है। देखिए दोनों का डेटा सेम है।
तो एक बार हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पर आएंगे एनालिसिस और डेटा कंपैरिजन, कंपेयर। तो आप देख सकते हैं दोनों यूनिट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आया है, द फाइल साइजेस आर डिफरेंट, हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द बिगर फाइल इज आइडेंटिकल विद द एंटायर कंटेंट ऑफ स्मॉलर फाइल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बूट 1 की जो स्टार्टिंग होती है वो प्रीलोडर हेडर से होती है, इसके बाद प्रीलोडर होता है और प्रीलोडर ख़त्म होने के बाद जो स्पेस होती है वो खाली होती है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। हमने जो राइट किया था वो 449 KB का था और हमने जो राइट करने के बाद रीड किया है वो 4 MB का है। उसके अंदर शुरू की 449 KB तक डेटा है और उसके बाद सारा का सारा खाली है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। एक बार मैं आपको एंडिंग भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जो मॉडिफाई किया था उसकी लास्ट लाइन हम कॉपी करेंगे और जो रीड हमने किया है अभी राइट करने के बाद, उसके अंदर हम सर्च करेंगे ये लाइन कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं लास्ट लाइन लास्ट में है और इसके नीचे सारी जगह खाली है। तो हमारा बूट 1 सही तरह से राइट हो चुका है। अब हम इस UFS को वापस रखेंगे फ़ोन के अंदर। चलिए UFS को लगा देते हैं फ़ोन के अंदर। हमें JTAG का इतना ही काम था, हमें बस बूट लोडर्स को उसकी जगह पे वापस रखना था ताकि फ़ोन प्रीलोडर पोर्ट बना दे। अब जो यूज़र एरिया है इसे हम फ्लैश करके ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि UFS पूरा फॉर्मेट होने की वजह से हमें सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिल पाया। बट ज़्यादातर आप जानते ही हैं, वीवो के अंदर पूरी मेमोरी भी फॉर्मेट हो जाए तो भी IMEI इसके नहीं जाते, क्योंकि इसका IMEI का सीधा रिलेशन RPMB से होता है। तो यहाँ पर नए मीडियाटेक के अंदर आप देखेंगे IMEI वैसे ही रहते हैं ज़्यादातर। चलिए UFS को हमने लगा दिया है। तो आप एक बार बोर्ड कंफर्म कर लीजिए, ये वही UFS है जो हमने निकाला था, जिसे हमने बूट लोडर रिस्टोर करके वापस लगा दिया है। अब एक बार हम चेक करेंगे क्या ये प्रीलोडर पोर्ट बनाता है। अगर हमारा बूट 1 सही से मॉडिफाई हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली प्रीलोडर पोर्ट बना देगा, जिसे हम बाद में फ्लैश करेंगे। सबसे पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे, विंडोज़ पर राइट क्लिक और डिवाइस मैनेजर। अब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे बिना कोई बटन दबाए। डायरेक्टली आप जानते ही हैं प्रीलोडर पोर्ट जो 2 सेकंड का पोर्ट होता है वो अपने आप बन जाता है। चलिए फ़ोन कनेक्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रीलोडर पोर्ट बन चुका है और चला गया। देखिए फिर से बना, तो प्रीलोडर पोर्ट आ रहा है और जा रहा है, मतलब प्रीलोडर हमारा सही से राइट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे CM2 से आइडेंटिफाई करेंगे और फर्मवेयर को राइट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले CM2 MT2 ओपन करेंगे। तो प्रीलोडर की जो अपडेट है वो आप जानते ही हैं। प्रीलोडर पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले वीवो सिलेक्ट करना है, ब्रांड सिलेक्ट करना है वीवो, और बेस यहाँ पर सिलेक्ट करना है SEC 2023, और इसके बाद आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है। फ़ोन को कनेक्ट करेंगे प्रीलोडर पोर्ट में। देखिए फ़ोन कनेक्ट हुआ। यहाँ पर आप लॉग देख सकते हैं, फेल टू रीड पार्टीशंस लेआउट, डिवाइस इरेज्ड और डैमेज। तो फेल टू रीड पार्टीशन लेआउट यानी कि जो यूज़र एरिया है वो खाली है,
क्योंकि आप जानते ही है यूएफएस पूरा खाली था और हमने इसमें बस बूट लोडर ही राइट किया है और यूज़र एरिया में हमने कुछ राइट नहीं किया है, तो यूज़र एरिया खाली है, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है। सो एक बार हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप रैम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एस रैम और डी रैम 8 GB और यूएफएस का डिटेल आप देख सकते हैं, यूएफएस के आईडी जो कि आप पार्ट नंबर देख सकते हैं KM8V9001JM। इसी के साथ यूनिट 0, यूनिट 1 और यूनिट 2 इन तीनों की साइज़। तो चलिए इसे फ्लैश करते हैं। इसके लिए फ्लैश टैब में आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन स्कैटर जो हमारा डेस्कटॉप पर है उसे लोड करेंगे। देखिए स्कैटर लोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैश सेटिंग में प्री इरेज को हम अनटिक करेंगे, क्योंकि यूज़र एरिया पहले से खाली है तो प्री इरेज की ज़रूरत नहीं है। प्री इरेज अनटिक करेंगे। यहाँ पर अपडेट पीएमटी का ऑप्शन ज़रूर ऑन रखना है, अपडेट पीएमटी यानी कि रिपार्टीशन, जिससे कि इसके अंदर टेबल बन जाए। और राइट फ्लैश पर हम क्लिक करेंगे, फ़ोन को कनेक्ट करेंगे प्रीलोडर पोर्ट में। देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यूएफएस फ्लैशिंग के लिए अगर आप मुझसे पूछे कौन सा टूल अच्छा है, तो जनरली सारे टूल्स को एनालाइज करने के बाद मुझे CM2 और पेंडोरा ज़्यादा बेटर लगता है, तो CM2 आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसके ऊपर आपको अच्छे फर्मवेयर्स भी मिल जाएंगे। इनकी जो iOS सर्विस है वहाँ पर टेस्टेड फर्मवेयर भी होते हैं और पूरे एनालिसिस करने के लिए ये टूल बेटर है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अभी के लिए आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप प्रीमियम ख़रीद लीजिए जिससे आपको सारे डंप मिल जाए, या फिर आप इस तरह से इसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी डंप के। तो देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम मोबाइल चेक करेंगे क्या हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक आखिरी बार मैं आपको इसका बोर्ड और यूएफएस दिखाना चाहूँगा, जो यूएफएस आपने पहले देखा था। देखिए जिसे हमने निकाल कर तैयार किया, ये वही यूएफएस है। चलिए इसे फ़ोन में लगाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। पावर स्विच दबाएंगे, ये फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तो देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। इसे पूरी तरह से ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसे हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। देखिए फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। एक बार हम इसे सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर रेड लाइन में एक एरर आई है, आप देख सकते हैं, टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड, जो कि वीवो में ज़्यादातर आती है RPMB की वजह से। यहाँ पर आप एक और एरर देख सकते हैं, योर IMEI और MEID इज़ इनवैलिड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। तो आप जानते ही हैं पूरा UFS खाली था, तो इसकी जो IMEI या सिक्योरिटी है ये
बिल्कुल इसके अंदर नहीं थी, जिस कारण से हमने इसे फ्लैश करके ऑन तो कर लिया, बट इसका IMEI अंदर से खाली है और स्क्रीन पर ये वार्निंग आ चुकी है। स्क्रीन पर आप ये वार्निंग देख सकते हैं, टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड। तो जब तक फ़ोन में ये टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड वार्निंग है, तब तक आप मैसेजेस वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, कॉल्स भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक बार हम सेटिंग्स देख लेते हैं। अबाउट फ़ोन, नीचे आएंगे अबाउट फ़ोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप बिल्ड नंबर देख सकते हैं, जो वर्जन हमने इसमें डाउनलोड किया है, बिल्ड नंबर वर्जन इसमें आ चुका है जो हमने फ्लैश किया था। एक बार मैं आपको इसके IMEI भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं IMEI 0। एक बार बेस बैंड भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस बैंड प्रेजेंट है, बेस बैंड ओके है, IMEI 0। तो एक बार फिर से IMEI देखते हैं, *#09#। अब यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, IMEI 10, IMEI 20, इसी के साथ इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। तो इस तरह से हम इस फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा किस तरह से हम इस फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रीलोडर को अपने हाथ से तैयार कर सकते हैं बिना किसी बॉक्स के, और किस तरह से प्रीलोडर राइट करके इस फ़ोन को फ्लैश किया जाता है और ऑन किया जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस टेस्ट डिवाइस एरर को ठीक करेंगे और इसी के साथ इसके IMEI को भी ठीक करेंगे। अभी के लिए हमने फ़ोन ऑन तो कर दिया, बट टेस्ट डिवाइस के कारण इसके कॉल या मैसेज फंक्शन काम नहीं करेंगे और IMEI नहीं होने के कारण नेटवर्क नहीं आएगा। सो इन दोनों प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्यों आया और ये कैसे ठीक होगा, इसको हम समझेंगे हमारे अगले पार्ट में। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो प्रीलोडर इंजेक्ट कैसे किया जाता है बूट वन के अंदर, इस प्रोसेस में आपने देखा। उम्मीद है आपको आइडिया आ गया होगा किस तरह से प्रीलोडर इंजेक्ट होता है। दरअसल ये जो हेक्स एडिटर से आप कर रहे हैं, ये एक हाइब्रिड मेथड है। ये वन क्लिक अभी तक किसी टूल में नहीं है। तो मैंने एक डेवलपर जो कि एंड्रॉयड यूटिलिटी के जो डेवलपर हैं उनको मैसेज किया था कि इस फीचर को वन क्लिक ऐड कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला है कि आने वाली अपडेट में इसको ऐड किया जाएगा। जस्ट एक हेडर डालना होता है, बाकी कुछ नहीं है। सो आने वाले टाइम में शायद आपको HHD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एंड्रॉयड यूटिलिटी में जैसे ही ये अपडेट आ जाएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, उसके बाद आप सीधा बिना HHD के भी ये काम कर सकते हैं। तो UFS पूरी तरह से खाली था। उसके बाद हमने उसका यूनिट 0 खुद से बनाया बिना किसी बॉक्स के। बूट 1 और बूट 2 राइट करने के बाद वो अपनी पोर्ट बनाने लगा। पोर्ट बनाने के बाद हमने उसे CM2 से फ्लैश किया। फ्लैशिंग के बाद फ़ोन ऑन तो हो गया, बट वहाँ पर 2 प्रॉब्लम आई है। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपका टेस्ट डिवाइस और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी नेटवर्क की। तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा।